नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। क्या कमजोर बाजार में डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में एक्सपोजर सही है? पोर्टफोलियो में इस समय फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप फंड या फिर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के एलोकेशन को लेकर क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी? और आपको बताएंगे बाजार के अलग अलग साइकिल में डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड का कैसा रहा प्रदर्शन। इसी पर रहने वाली है खास चर्चा। हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं मौजूद, उनका परिचय करा दें। वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी और रुंगटा सिक्योरिटीज के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ हैं। बहुत ही स्वागत करते हैं दोनों एक्सपर्ट्स का हमारे साथ आज इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मार्केट वॉलेटिलिटी, बाजार में वीकनेस, पिछले कई महीनों से जो इन्वेस्टर्स हैं वो इससे परेशान हैं कि आखिरकार अब इस बाजार में उनकी स्ट्रैटेजी रहनी क्या चाहिए। कईयों के पोर्टफोलियो नेगेटिव में चल रहे हैं, कई परेशान हैं कि आखिरकार अभी इन्वेस्ट करना सही है या फिर कहाँ इन्वेस्ट करना सही है। सबसे पहले हम आज ज़्यादा स्पेशल फोकस डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड पे करने वाले हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बाजार में एक डाइवर्सिफाइड स्ट्रैटेजी ही किसी एक पोर्टफोलियो को क्या मजबूती दे सकती है। पहला कमेंट मैं हेमंत जी आपसे चाहती हूँ कि अभी एक वॉलेटाइल मार्केट में या जब बाजार कमजोर होता है, एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड कैसे काम करता है या आपके पोर्टफोलियो को एक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन कैसे देता है? अच्छी स्वाति, आपने बिल्कुल सही कहा थी, बट इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ गिरते बाजार में ही नहीं, इवन अदरवाइज भी मुझे लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप एक बड़ा कॉर्पस बनाना चाहते हैं ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें ज्यादा जो एलोकेशन है वो डाइवर्सिफाइड फंड में होनी चाहिए। उसका कारण ये है, देखिए, इक्विटी मार्केट के दो इंपॉर्टेंट फीचर हैं। एक तो ये कि इसमें लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल है कि आपको इन्फ्लेशन को बीट करने में मदद करे। दूसरी बात, वॉलेटिलिटी समय समय पे आपको देखने को मिलेगी इक्विटी मार्केट में। वो डिफरेंट कारणों से होती है, कभी जियोपॉलिटिकल इश्यूज, कभी इकोनॉमिक, कभी गवर्नमेंट पॉलिसीज, कभी टैक्सेशन, कुछ भी कारण से समय समय पे हमको वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। जब हम ऐसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी जो बाय नेचर वॉलेटाइल है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करें जहां पे हम वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट ना कि कम कर सकें, बल्कि ऐसी भी कोशिश करें कि उससे हमको फायदा हो। और उसमें हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कीजिए, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए। इक्विटी मार्केट में तीन सेगमेंट है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अगर मार्केट बुल रन में है तो तीनों सेगमेंट अच्छा करते हैं। मार्केट अदरवाइज काफी ऐसे फेजेस भी होंगे जब डिफरेंट जो सेगमेंट है मार्केट के वो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट करें, वो भी ऐसी कैटेगरीज में इन्वेस्ट करें जहां पे फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी हो कि वो जब भी उनको लगे कि किसी भी सेगमेंट में ओवर वैल्यूएशन है या आगे जाके पोटेंशियल कम है या ज्यादा है, उसके हिसाब से आपके बिहाफ पे, क्योंकि ये काम आपने फंड मैनेजर को दिया है, वो उस सेगमेंट में उसको रियलाइन करते रहे। तो मुझे लगता है कि जैसा मैंने कहा कि गिरते बाजार में तो ऑब्वियसली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप गिरते बाजार का इम्पैक्ट अपने पोर्टफोलियो पे कम करना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट है अच्छे फंड्स हो, अच्छे कैटेगरी के फंड्स हो। और जब मैं अच्छे फंड की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो और ऑल्सो तीनों सेगमेंट में किस तरह का एक्सपोजर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी निवेशक के लिए जो इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपका जो ज्यादा बड़ा पोर्शन जो है वो ऐसे कैटेगरीज में हो जिनको हम बोलते हैं डाइवर्सिफाइड कैटेगरी। जैसे आपने कुछ नाम लिए, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी एसेट फंड। इस तरह के फंड डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने चाहिए। एब्सोल्युटली। पर ऐसे बाजार में हर्षवर्धन, क्या एक फंड मैनेजर के लिए भी चैलेंजिंग हो सकता है एक पोर्टफोलियो को चर्न करना? मिड कैप और स्मॉल कैप में हमने इतना बड़ा करेक्शन देखा, उसके बाद हमने देखा कि बाजार इतना ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है पिछले काफ़ी महीनों से। तो क्या पॉसिबल चैलेंजेस रह सकते हैं इन डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स के भी, जब आपको मालूम है कि बाजार हर दिन एक जैसा नहीं है, वॉलेटिलिटी तो दिखा ही रहा है, लेकिन आगे भी आने वाले टाइम में बाजार की चाल कैसी रह सकती है, कीपिंग इन माइंड करंट फैक्टर्स कि बाजार किसी भी अच्छी न्यूज़ पर रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो पॉसिबल चैलेंजेस क्या रह सकते हैं ऐसे फंड्स के? तो देखिए स्वाति, कोई भी फंड मैनेजर का दो ऑब्जेक्टिव होता है। पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने इन्वेस्टर्स के लिए, यूनिट होल्डर्स के लिए वो मार्केट से बेटर रिटर्न दे। मान लीजिए जो भी उनका बेंचमार्क है उससे वो बेटर रिटर्न जनरेट करके दें, ये उनका पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि वो लिक्विडिटी मैनेजमेंट भी करे। मान लीजिए कोई हैवी रिडेम्पशन आ जाता है तो उनके पास ऐसी लिक्विडिटी होनी चाहिए कि वो रिडेम्पशन को हैंडल कर सके।
सो फंड मैनेजर का जो काम है कि एक हमने बात की डाइवर्सिफाइड में कहाँ पे कौन से सेक्टर में, कौन से थीम्स में, कौन सी मार्केट सेगमेंट में, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसका कैसे एक मिश्रण बना के एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाए ताकि यूनिट होल्डर्स के लिए वो हायर रिटर्न्स जनरेट करके दे सकें। और दूसरा एलिमेंट होता है लिक्विडिटी। अब इस पहलू के अगर हम देखें तो फंड मैनेजर क्या करते हैं, उनका एक यूनिवर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होता है। मान लीजिए 300 350 स्टॉक्स उनके पूरे फंड हाउस में उनका शॉर्टलिस्टेड होते हैं कि भाई हम जो भी स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे ये 350 कंपनियों में ही इन्वेस्ट करेंगे, उसमें लार्ज मिड स्मॉल सब आ जाती हैं। तो पहले कि वो कौन से सेगमेंट्स में देखें जिसमें वैल्यूएशन ठीक है, जिसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, जिनमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह सब अच्छा है, तो वैसे चूज करके वो इन्वेस्टमेंट अपना स्टॉक्स के पोर्टफोलियो बनाते हैं। और अब जो आपका सवाल था कि जो चैलेंजेस फंड मैनेजर के सामने आती हैं जो डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं, उनके पहला चैलेंज ये होता है कि अगर उन्हें कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है, मान मान लीजिए वैल्यूएशन ज्यादा है और उनको ऐसे लगता है कि ये सही टाइम नहीं है पैसे पूरे डिप्लॉय करने के लिए, तो वो कॉल ले सकते हैं कि वो कैश अपने पोर्टफोलियो में बढ़ा ले, विच मीन्स कि वो इक्विटी में इन्वेस्ट ना करके वो कैश होल्डिंग्स अपने पोर्टफोलियो में बढ़ा ले। सो एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड के पास भी आज की तारीख में आप 15 से 20% भी कैश में लेके वो बैठे रह सकते हैं। अब इसका चैलेंज क्या होता है कि जब हम एज इन्वेस्टर्स एक पर्टिकुलर स्कीम में पैसे लगाए हैं और हमारा पैसा अगर कैश में रहता है और मार्केट अगर बढ़ गया अचानक, तो हमें रिटर्न्स की दिक्कत आने लगेगी, विच मीन्स कि हमारे बेंचमार्क्स बहुत अच्छा रिटर्न देंगे और हमारी जो स्कीम है वो लैग करेगी क्योंकि वो इक्विटी में इन्वेस्टेड नहीं थी। एट द सेम टाइम जो फंड मैनेजर का चैलेंज मैंने दूसरा बताया वो ये है कि रिटेल इन्वेस्टर नॉर्मली हमने देखा गया है कि जब मार्केट गिरता है तो खरीदने की जगह वो घबरा के रिडेम्पशन ज्यादा करते हैं। तो ये चैलेंज जो है वो भी फंड मैनेजर को मेंटेन करना है। तो अगर गिर रहा है मार्केट और रिडेम्पशन प्रेशर आता है तो उन्हें रिडेम्पशन को भी मैनेज करना है। सो कहने की बात यह है कि डाइवर्सिफाइड फंड्स के जो एडवांटेज है वो ये है कि फंड मैनेजर के पास लिबर्टी होती है कि वो कोई भी मार्केट सेगमेंट में, कोई भी सेक्टर में, कोई भी कंपनी को जिस हिसाब से उन्हें अच्छा लगता है वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वैल्यूएशंस को ध्यान में रखते हुए वो आज की तारीख में हम देखेंगे काफी फंड मैनेजर ऐसे हैं जिन्होंने कैश पोजीशंस अपने पोर्टफोलियो में बढ़ाई है। सो अगर मार्केट यहाँ से अगर टर्न अराउंड, शार्प टर्न अराउंड हुआ, वी शेप रिकवरी टाइप की हुई अगर, तो ये जो फंड जिसमें ज्यादा कैश लेवल्स हैं उनका रिटर्न्स कम होगा। सो ये चैलेंजेस होती हैं, बट ओवरऑल वोलेटिलिटी अगर हम देखें, जो आपका मेन सवाल था कि आज की तारीख में जितनी वोलेटिलिटी है, ऐसी वोलेटिलिटी में एक रिटेल निवेशक क्या करे। सो रिटेल निवेशक अगर आप कोई सेक्टर थीमेटिक फंड्स वगैरह में है, उससे बेटर ये रहेगा कि आप फंड मैनेजर और फंड हाउस की पूरी रिसर्च कैपेबिलिटीज का फायदा लें और उन पे ये छोड़ दें कि कौन सी कंपनी, कौन से सेगमेंट, कौन सा सेक्टर में कितना पैसा लगाना है। एब्सोल्युटली। अब क्योंकि हम डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स की बात कर रहे हैं, हम आपको कुछ हाल फिलहाल के रिटर्न्स, बेंचमार्क और साथ ही जो कैटेगरीज हैं उनके दिखाते हैं। हमने देखा पिछले 1 महीने से 3 महीने में, इनफैक्ट 6 महीने तक बाजार में काफ़ी करेक्शन का मोड देखा गया, लेकिन 1 साल पहले तक जो ये सिचुएशन थी थोड़ी डिफरेंट थी। अब आप देखिए यहाँ पर लार्ज एंड मिड कैप जो कैटेगरी है, 3 महीने में -11% का रिटर्न देखा इसने, 6 महीने में -12% का था, वहीं 1 साल में लगभग 3 से 4% के बीच में ये हमने इसका परफॉर्मेंस देखा। वहीं उसका जो बेंचमार्क था, बेंचमार्क से तो बेटर ही यहाँ पर हमें इन शॉर्टर टर्म परफॉर्मेंस देखी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की। फ्लेक्सी कैप पर आते हैं, यहाँ पर अराउंड -10%, अगेन काफ़ी बड़ी गिरावट देखी गई। 6 महीने में भी लगभग 12.5% तक की नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखी गई। साल भर में लगभग 2% से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर हमने रिटर्न आता देखा। इसी के बाद अगर हम निफ्टी मल्टी कैप का जो अपना बेंचमार्क है उसके भी रिटर्न्स देखें हेमंत जी, तो 3 और 6 महीने में तो नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है डेफिनेटली, लेकिन लॉन्गर टर्म में सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट हो जाती है। तो हम सिर्फ बाजार के एक साइकिल को जज करके शायद अपने डिसीजन बेस नहीं कर सकते, और ये हमें इतिहास ने भी सिखाया है कि हर एक बड़े करेक्शन के बाद एक काफ़ी अच्छा बाउंस बैक बाजार में ज़रूर आता है। मैं एक एक करके सर आपसे बात करना चाहती हूँ इस पर। सबसे पहले फ्लेक्सी कैप से अगर हम शुरू करें, आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा है कि अगर आपको वॉलेटाइल मार्केट में अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा स्टेबल बनाना है, एक फ्लेक्सी कैप फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पर आपको लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों का अच्छा एक्सपोजर, कंट्रोल एक्सपोजर मिलेगा और आपके लिए आपका काम फंड मैनेजर करेगा। तो क्या वाकई फ्लेक्सी कैप एक पोर्टफोलियो के लिए काइंड ऑफ अ रामबाण इस वॉलेटाइल मार्केट में साबित हो सकता है?
जिस वक्त अगर हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की बात करें तो बाय डेफिनेशन ऐसा है कि फंड मैनेजर को मिनिमम 65% इक्विटी में डालना है और बाकी 35% वो जहां भी चाहे इक्विटी में बढ़ाएं या डेट में डालें, कहीं भी डाल सकते हैं। और विद इन इक्विटी उनको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, और जैसा कि नाम से पता चलता है कि फंड मैनेजर चाहे तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में किसी भी जितने भी प्रोपोर्शन में किसी भी सेगमेंट में करना चाहें वो कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह की फ्रीडम एक फंड मैनेजर को चाहिए, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी, वो फ्लेक्सी कैप में मिलती है। बट क्या ये हमेशा ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है क्या इन्वेस्टर के फेवर में काम करती है? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फंड मैनेजर्स भी कभी कभी एलोकेशन में थोड़ी चूक होती है, या फिर कुछ सेगमेंट जहां पे लगता है कि वैल्यूएशन ज्यादा है लेकिन फिर भी वो अच्छा करते रहते हैं, जैसे हमने स्मॉल कैप और मिड कैप में देखा पिछले कुछ सालों में। तो वो हो सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन अगर मैं एक एनालिसिस करूं, ज्यादातर जो फ्लेक्सी कैप फंड है इस समय पे, उनका जो बायस है, यानी वो ज्यादा एलोकेशन जो है वो लार्ज कैप में है। मतलब काफी सारे फंड तो ऐसे भी होंगे जहां पे 70%, 80% आपको पैसा लार्ज कैप में मिलेगा। वो आई थिंक हिस्टोरिकली उसका कारण है, क्योंकि काफी समय से इनका ट्रैक रिकॉर्ड है और वही जो एलोकेशन है वो कहीं ना कहीं वो चलती जा रही है। तो ये बात सही है कि अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा फंड हो जिसमें अपॉर्चुनिटी हो डिफरेंट सेगमेंट में इन्वेस्ट करने की, और जिसमें वॉलेटिलिटी कम हो, तो डेफिनेटली फ्लेक्सी कैप एक अच्छी कैटेगरी हो सकती है। लेकिन ऐसे भी कुछ फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, जैसे अगर मैं कहूं, जैसे नाम लूं तो बंधन का फ्लेक्सी कैप या मोतीलाल का फ्लेक्सी कैप, जहां पे ट्रू टू लेबल यानी तीनों सेगमेंट में आपको एक्सपोजर मिलेगा, और वो समय समय पे फंड मैनेजर उसको चेंज करते हैं। तो यस, अगर आप एक फंड देख रहे हैं जहां पे आप चाहते हैं कि थोड़ा बायस लार्ज कैप में रहे और थोड़ा अपॉर्चुनिटी दूसरे सेगमेंट में मिले, तो डेफिनेटली मुझे लगता है फ्लेक्सी कैप फंड एक जो कैटेगरी है, ये काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। बिल्कुल। तो फ्लेक्सी कैप फंड, जैसा हेमंत जी भी ने भी बताया कि काफ़ी जो फंड्स हैं वो काफ़ी हद तक लार्ज कैप बाइज्ड होते हैं। हमने काफ़ी फंड्स को देखा है जिसमें लार्ज कैप का एलोकेशन ज़्यादा रहा है, पर क्योंकि स्वतंत्र एक फंड मैनेजर, उनके पास इंडिपेंडेंस है कि हाँ आप कर सकते हैं यहाँ पर 65% तक इक्विटी में डालिए, चाहे किसी में भी डालिए, इट्स अप टू योर डिस्क्रिशन। तो हम डेफिनेटली बाजार की चाल के हिसाब से ये पूरा जो केमिस्ट्री है या एलोकेशन ऑफ उनका फंड्स वो देखते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद ज़रा समझने की कोशिश करेंगे इस पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स में आपकी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड या वॉलेटाइल मार्केट में अगर आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है तो मल्टी कैप फंड और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ये कहाँ फिट बैठते हैं, और इस बाजार में टॉप 5 पसंदीदा फंड्स दोनों एक्सपर्ट्स के जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो क्या रहे वॉलेटाइल मार्केट में डाइवर्सिफाइड स्ट्रैटेजी, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स की आज हम बात कर रहे हैं, और कैसे आपके पोर्टफोलियो को ये एक कमजोर बाजार में वॉलेटाइल मार्केट में भी मुनाफा देने का काम कर सकते हैं, ये समझ रहे हैं। हमारे साथ हर्षपद रूंगटा है और साथ ही हेमंत रुस्तगी से हमारी बात चल रही है। फ्लेक्सी कैप की कुछ देर पहले हमने बात की, मल्टी कैप की बात करते हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी तो बाद में बनी, पहले मल्टी कैप कैटेगरी हुआ करती थी, और शायद मैक्सिमम जो फंड्स थे इस जब ये दो कैटेगरीज बनी तो मैक्सिमम फंड्स टुवर्ड्स फ्लेक्सी कैप चले गए थे। फिर मल्टी कैप में हमने देखा और भी ज़्यादा जो इस कैटेगरी में फंड्स आते हुए हमने देखे। पर मल्टी कैप का जो एक बेसिक डिफरेंस है एज कम्पेयर टू फ्लेक्सी कैप के 25% हर्षवर्धन आपको लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में एक फंड मैनेजर को डालना ही डालना पड़ता है। सो अकॉर्डिंग टू यू आपको लगता है कि ये शायद एक बेस्ट बेट हो सकती है कंट्रोल्ड एक्सपोजर इस बाजार में लेने की बिटवीन लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप, जिसको ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है कि भाई मुझे लार्ज और स्मॉल और मिड कैप में कितना डालना है, कम से कम 25% मिनिमम तो मेरा लगा ही हुआ है, और एक फंड मैनेजर ज़रूर ध्यान रख रहा है मेरे पोर्टफोलियो का या एलोकेशन का। जी हाँ स्वाति, इनफैक्ट मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ कि मान लीजिए मैं एक फंड मैनेजर हूँ जो एक स्मॉल कैप फंड मैनेज कर रहा है। तो स्मॉल कैप फंड में जितना भी एयूएम है उसका मैंडेट है कि 65%, 65% मुझे स्मॉल कैप स्टॉक्स में ही लगाने हैं, और बाकी के जो 35% है मैं कोई भी सेगमेंट में लगा सकता हूँ, लार्ज कैप, मिड कैप, कहीं भी लगा सकता हूँ। अब जैसे जैसे स्मॉल कैप फंड की पॉपुलैरिटी बढ़ी, जो पास्ट रिटर्न्स देखते हुए जो रिटेल इन्वेस्टर्स ने पैसे लगाए उसमें, एयूएम अगर हम देखेंगे स्मॉल कैप फंड का बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब जब एयूएम इतना ज्यादा बढ़ जाता है और एज अ फंड मैनेजर मेरे पास स्मॉल कैप फंड में पैसे हैं और मेरा मैंडेट है कि मुझे 65% स्मॉल कैप में ही लगाना है, चाहे मुझे कोई कंपनी अच्छी लगे ना लगे या एकदम फुल कन्विक्शन ना हो, तो भी मुझे वो पैसे डिप्लॉय स्मॉल कैप में ही करने हैं। तो
इसमें कई बार एक रिस्ट्रिक्शन हो जाता है कि ना चाहते हुए भी फंड मैनेजर्स को कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, अगर वैल्यूएशन महंगी हो गई तो भी, क्योंकि पैसे फंड स्मॉल कैप में आ रहे हैं और वो मेरा स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। नाउ इसके एवज में आप ये समझिए कि मेरे पास एक मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड है। सो हम मल्टी कैप की बात करें तो मैं फोकस उस पर रखूंगा। और यही मैं अगर एक मल्टी कैप फंड मैनेजर हूं, मेरे फंड में पैसे आए हुए हैं, मुझे मैंडेट क्या कहता है कि मिनिमम 25% मुझे लार्ज कैप में लगाना है, मिनिमम 25% मिड कैप में, मिनिमम 25% स्मॉल कैप में, और बाकी के जो 25% है मैं मार्केट में कोई भी सेगमेंट में लगा सकता हूं। तो अधिकतम हम देखेंगे फंड मैनेजर्स ने लार्ज कैप में पैसे लगाए। वैल्यूएशन कंसर्न हो सकता है, जो भी कंसर्न हो सकता है। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मुझे मार्केट का एक्सपोजर मिले, मुझे फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज मिले, मुझे डाइवर्सिफिकेशन मिले, ये नहीं कि मैं एक हाई वैल्यू या ओवर वैल्यूड सेगमेंट में लगा रहा हूं जो स्मॉल कैप होगा या मिड कैप होगा, तो मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि मैं पूरी मार्केट का एक्सपोजर ले रहा हूं। मेरा एक कंट्रोल्ड एक्सपोजर है, विच मीन्स अगर मैंने 1 लाख रुपए लगाए हैं तो मुझे पता है कि स्मॉल कैप में 25,000 गया है, मिड कैप में 25,000, लार्ज कैप में 25,000, और बाकी का जो 25,000 है फंड मैनेजर अपने हिसाब से ले रहे हैं। और इस पूरे एलोकेशन में भी जो पैसे लग रहे हैं वो कोई स्पेसिफिक सेक्टर या कोई थीम में नहीं लग रहे, वो अक्रॉस द बोर्ड लग रहे हैं। उसमें मान लीजिए मेरा मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ 10% का एक्सपोजर होगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस में होगा, ऑटो में होगा, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज होगा। तो मेरे पैसे पूरे डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, मुझे पूरे मार्केट का एक्सपोजर मिल रहा है, कंट्रोल्ड मैनर में मैं पूरे हर एक सेगमेंट में इन्वेस्ट कर रहा हूं, और फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज के बेसिस पे उन सेगमेंट्स में, उन सेक्टर्स में स्टॉक सिलेक्शन हो रहा है। तो यस, एक मल्टी कैप फंड एक बहुत अच्छा जरिया है जिसमें आप पूरी इकोनॉमी में अच्छा सा एक्सपोजर ले सकते हैं ना, डाइवर्सिफाइड मैनर। एब्सोल्युटली। तो ये दो ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि एक ही कैटेगरी से दो कैटेगरीज बनी, लेकिन हाँ उनके एलोकेशन में कुछ डिफरेंस है, जिसको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। एक और कैटेगरी मल्टी एसेट एलोकेशन। अब इसका अच्छा फ़ायदा हेमंत जी ये है कि आप सिर्फ कैटेगरी वाइज नहीं, एसेट क्लास वाइज भी आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। शायद ऐसे माहौल में ये फंड शायद और ज़्यादा सूटेबल रहे पोर्टफोलियो में, क्योंकि गोल्ड भी हमने ऑल टाइम हाई पर देखा, एक टाइम पर तो इक्विटी बड़ा अच्छा कर रहा था, डेट में आगे आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटीज नज़र आ रही थी। हालांकि इक्विटी अब थोड़ा सा हमें करेक्शन के मोड में है, पर किसी को अगर एक कंट्रोल अगेन एक्सपोजर लेना है अलग अलग एसेट क्लास में, इंक्लूडिंग रियल एस्टेट, तो मल्टी एसेट एलोकेशन एक अच्छी बेट रह सकती है। जी स्वाति, बिल्कुल। आई थिंक क्योंकि आज हमारा फोकस डाइवर्सिफिकेशन पे है, आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो डेफिनेटली जो मल्टी एसेट फंड्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक जिन फंड कैटेगरीज की हमने बात की, वहां पे हम ये देख रहे थे कि विद इन इक्विटी हम अपने पोर्टफोलियो को कैसे डाइवर्सिफाई करें अक्रॉस डिफरेंट मार्केट सेगमेंट, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। जब हम मल्टी एसेट की बात करते हैं तो जैसे कि नाम से जाहिर है कि हम डिफरेंट एसेट क्लासेस की बात कर रहे हैं। देखिए, एसेट एलोकेशन जो है, हम कहते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, और किसी भी निवेशक को अपनी इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है शुरू करने से पहले अपनी एसेट एलोकेशन देखनी है, और फिर उसके अंदर आपको ऑप्शन देखनी है। दूसरा तरीका ये रहता है कि आप अगर ऐसे निवेशक हैं, आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आपकी एसेट एलोकेशन कैसी हो, लेकिन साथ ही आप ये भी चाहते हैं कि एक एक्सपीरियंस फंड मैनेजर मार्केट कंडीशंस को देख के, इकोनॉमिक कंडीशंस को देख के एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाए जहां पे आपको एक डाइवर्सिफिकेशन मिले अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस। तो वहां पे ये जो मल्टी एसेट फंड्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, बाय डेफिनेशन इन फंड्स को मिनिमम 3 एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना होता है, और मिनिमम एलोकेशन जो है वो 10% होना ही चाहिए। तो पहली बात तो ये कि आपके पास पोर्टफोलियो में कम से कम 3 एसेट क्लासेस होंगी। लेकिन अगर हम एक एनालिसिस करें मल्टी एसेट फंड्स का अक्रॉस इंडस्ट्री, तो हम देखेंगे कि वहां पे इक्विटी में आपको एक्सपोजर मिलता है, आपको गोल्ड में, आपको सिल्वर में, और विद इन इक्विटी भी आप देखेंगे ऐसे पोर्टफोलियो है, कहीं पे आपको थोड़ा बायस लार्ज कैप पे मिलेगा, कहीं एक मल्टी कैप टाइप का पोर्टफोलियो मिलेगा। तो इनफैक्ट ऐसे फंड में यहाँ पे थोड़ा सा एलोकेशन ब्रॉन्ज के अंदर भी आपको मिलेगा, आर्बिट्राज है, डेट है। तो आई थिंक अगर आप चाहते हैं कि ऐसा पोर्टफोलियो बने, और डेफिनेटली गिरावट के समय में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ही, बट इवन अदरवाइज अगर आप ऐसे निवेशक हैं कि आप पोर्टफोलियो में डिसाइड नहीं कर पाते कितना एसेट एलोकेशन हो, उसको रीअलाइन करना प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसमें टाइमिंग की जरूरत है, उसमें टैक्स इम्प्लीकेशंस है, और यहाँ पे क्योंकि फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे डिसीजन ले रहे हैं तो आपके ऊपर कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है किसी भी निवेशक के लिए, और मुझे लगता है किसी भी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में
कुछ हिस्सा इस मल्टी एसेट फंड में होना ही चाहिए, और ये पोर्शन जो है इतना हो कि कम से कम आपके पोर्टफोलियो में उसका कुछ असर नजर आए। ऐसा नहीं कि आपने छोटा सा पोर्शन लगा दिया। हो सकता है कुछ समय में आपको थोड़ा रिटर्न में कंप्रोमाइज करना पड़े, बट आई थिंक अगर मैं रिस्क और रिवॉर्ड में बैलेंस करने की बात करूं तो मल्टी एसेट फंड कैटेगरी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी। ओके, तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की हमने बात की, फ्लेक्सी कैप हो गया, मल्टी कैप कैटेगरी हो गया, ऐसे डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड जो आपके पोर्टफोलियो के लिए एक कमजोर बाजार में भी मुनाफा दिलाने का काम कर सकते हैं एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के थ्रू। पसंदीदा फंड जानते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के हर्षवर्धन। अब हमने जितनी कैटेगरीज की बात की, क्या आपके पसंदीदा फंड्स इन्हीं कैटेगरीज से आ रहे हैं अभी, जिनको पोर्टफोलियो बनाना हो या फिर नए फंड्स ऐड करने हो या नया पैसा डालना हो? जी हाँ स्वाति, आज की तारीख में जितनी मार्केट में वोलेटिलिटी है और जिस हिसाब से मार्केट करेक्ट हुआ है, हम ग्राउंड लेवल पे देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जैसे बहुत ज्यादा चिंतित हैं। स्पेशली वो जिनका इन्वेस्टमेंट्स मिड एंड स्मॉल कैप में था, स्मॉल कैप में ज्यादा पास्ट रिटर्न्स देखते हुए, तो जहां इतनी बड़ी करेक्शन आई है उनको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है इस चीज को लेके। आज की तारीख में अगर हम बात कर रहे हैं, हम ऐसे फंड्स की बात करेंगे जो डाइवर्सिफाइड है, जो वोलेटिलिटी को अच्छी तरह मैनेज कर चुके हैं। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का मेरी चॉइस होगी पराग पारेख फ्लेक्सी कैप। इस फंड ने पर्टिकुलरली मार्केट जब तेजी में था और मार्केट जब अभी गिरा है, आप देखेंगे कि इनका जो फंड मैनेजमेंट स्किल्स थी, जो फंड मैनेजर ने जिस हिसाब से काम किया, बहुत बेहतरीन काम किया है। आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप फंड, ये मल्टी कैप कैटेगरी की मेरी चॉइस है, जिसमें हमने बात की कि लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप सब में एक्सपोजर होगा, तो ये अपनी कैटेगरी का एक अच्छा फंड है। जहां मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का सवाल है, मैं दो ऑप्शंस दे रहा हूं। एक है वाइट ओक मल्टी एसेट फंड। ये बेसिकली इसका जो ट्रू टू लेबल है कि उन्होंने इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट, इन्वेट्स, गोल्ड, इंटरनेशनल इक्विटी सबका अच्छी तरह एक्सपोजर ले रखा है, और ये टैक्सेशन स्टैंड पॉइंट से इन्होंने इक्विटी मिनिमम 65% रखे, ऐसा नहीं रखा है इन्होंने। ये एक डेट टैक्सेशन के बेसिस पर आएगा, क्योंकि इक्विटी एक्सपोजर जो है वो 65% के नीचे है। और अगर हम इक्विटी टैक्सेशन वाला मल्टी एसेट एलोकेशन फंड देखें, तो टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटीज फंड एक ऑप्शन है, जिसमें इक्विटी एलोकेशन जो है वो 65% के ऊपर है। बाकी जो एलोकेशन है कमोडिटीज, प्रेशियस मेटल्स वगैरह, वो 10% वगैरह है। तो इक्विटी टैक्सेशन अगर किसी को चाहिए जो 1 ईयर के बाद लॉन्ग टर्म होता है और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में जाना है, तो टाटा इज एन ऑप्शन। अगर वो ओके है कि 2 साल तक वेट करें लॉन्ग टर्म के लिए और ट्रू टू लेबल एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हो, तो वाइटो का ऑप्शन है। एक लास्ट चॉइस जो मैं दूंगा, करंट मार्केट सिनेरियो को, वैल्यूएशन क्योंकि एक बहुत बड़ा कंसर्न है, तो वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है, तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड एक अच्छा ऑप्शन है। ये स्कीम का मैंडेट ये है कि ये एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड है, तो जो वैल्यूएशन मैट्रिक्स में बैठता है, जो एवरेज मार्केट का वैल्यूएशन उसके नीचे के जो वैल्यूड के स्टॉक्स हैं उनमें इन्वेस्ट करता है। तो जिनको वैल्यूएशन कंसर्न है उनके लिए एक स्कीम अच्छी है, जो वैल्यू ओरिएंटेड फंड कैटेगरी में एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। ओके, और अब हेमंत जी, आपके 5 बेस्ट डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड कौन से रहने वाले हैं? जी स्वाति, आई थिंक मैंने जो फंड चुने, बेसिकली मैंने उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी देखी है, उसमें कंसिस्टेंसी, क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो, और जिस तरह का, जैसे मैंने कहा कि रिस्क और रिवॉर्ड के बीच में सही बैलेंस मिले, तो मल्टी कैप कैटेगरी में कोटक मल्टी कैप। इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी निवेशक के लिए जो डाइवर्सिफिकेशन देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो टॉप 250 कंपनीज में होता है, तो वो कैटेगरी मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां पे एचएसबीसी का लार्ज एंड मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप में बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप, और मल्टी एसेट कैटेगरी में आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट कैटेगरी। इस फंड में आपको जो भी मैंने बताया था एसेट क्लासेस, इक्विटी, गोल्ड, सिल्वर, थोड़ा सा एलोकेशन ब्रॉन्ज में, और डेट पे और आर्बिट्राज में, इस तरह का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। तो ये 5 फंड हैं डिफरेंट कैटेगरीज के, जो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स चाहे तो कंसीडर कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये कुछ बेस्ट डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स की रिकमेंडेशंस है हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। हो सकता है आप में से कईयों के पोर्टफोलियो में ऐसे फंड्स हों, या फिर जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं बाजार में, तो ऐसे फंड्स को देखकर, समझकर, रिसर्च करके भी आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हेमंत जी, हर्षवर्धन, आप दोनों का हमारे साथ आज मनी गुरु में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, देखते रहिए जी बिजनेस।